आपका स्वागत है और हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं एसएसजे फाइनेंस के प्रियांक उपाध्याय और पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन। आप दोनों का ही स्वागत है। प्रियांक, आपसे पहले शुरुआत करेंगे और अच्छी खासी मूवमेंट आज हमने कच्चे तेल में, मेटल्स में और सोने चांदी में भी आते हुए देखी है। इन सभी में आपकी टॉप पिक्स क्या हैं? गुड इवनिंग। आज हमारी टॉपिक क्रूड ऑयल में रहेगी। जिस तरह से हमने देखा है कि आज अपर लेवल से एक मुनाफा वसूली आई है, तो ये सस्टेन हो सकती है ऑन द लोअर साइड। तो एक सेल की रणनीति रहेगी। अराउंड 2880 के आसपास सेल किया जा सकता है। 3020 स्टॉप लॉस रहेगा और 2700 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। और दूसरी तरफ गोल्ड में भी हमने एक उछाल देखा है, बट मुझे लगता है कि उछाल हायर लेवल पे टिक नहीं पाएगा और यहाँ पे सेल की रणनीति रहेगी हमारी तरफ से। 46,500 के आसपास सेल किया जा सकता है। 46,800 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड 46,000 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। चलिए, यानी कि बिकवाली की राय फिलहाल यहाँ पर नॉन एग्री में है। लेकिन मनोज जी, एग्री कमोडिटीज में क्या हाल है? क्योंकि काफी सारे इंटरनेशनल क्यूज हैं, भारत में रिफॉर्म्स हैं, मॉनसून की प्रोग्रेस यहाँ पर बेहतर है। इन सब के चलते एग्रीकल्चर में किस तरह से कारोबार किया जाए? नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल। आज एक बिकवाली की और एक खरीदारी की पिक रहेगी। पहली पिक यहाँ पे कपास अप्रैल वायदा में रहेगी। 1050 के स्तरों पर यहाँ बिकवाली करना चाहिए। थोड़ी मुनाफा वसूली यहाँ देखने को मिल सकती है। 1034 के यहाँ पे लक्ष्य रहेंगे। 1062 का एक स्टॉप लॉस होगा। वहीं चना में निचले स्तरों पर 4070 पर खरीदारी करना चाहिए। 4140 के लक्ष्य के लिए 4030 एक स्टॉप लॉस होगा। चलिए, ये तो ऑफ कोर्स स्ट्रैटेजीज हैं जो आपके लिए दी गई हैं। ज़्यादातर आज बिकवाली की राय हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स की तरफ से आती हुई। लेकिन अब नज़र डालेंगे मंडी की खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे चीनी की, जहां पर चीनी मिलों को जल्द राहत मिल सकती है। महाराष्ट्र सरकार ने चीनी की मिनिमम सेलिंग प्राइस बढ़ाने के लिए केंद्र से सिफारिश की है। इस खबर पर और बात करने के लिए हमारे साथ लक्ष्मण रॉय जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, नमस्कार। चीनी की मिलें जो हैं वो काफी समय से एक राहत की उम्मीद यहां पर लगाए बैठी हैं। पिछले हफ्ते 2 कैबिनेट की मीटिंग्स हुई, लेकिन उसमें चीनी का जिक्र नहीं हुआ। आपको क्या लगता है, कितनी जल्दी और क्या कुछ यहां पर चीनी वालों को मिल सकता है? मुझे लगता है कि अब बहुत ज़्यादा देर नहीं होगी और बहुत जल्द आपको एक राहत मिल सकती है। राहत इस तरीके से मिल सकती है कि चीनी की मिनिमम सेल प्राइस सरकार बढ़ा सकती है। इसको लेकर अब दबाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है केंद्र सरकार के ऊपर, और दबाव इस तरीके से बढ़ा है कि अब महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि चीनी की जो मिनिमम सेल प्राइस है, इसमें अब कम से कम 3.5 रुपये से लेकर के 6.5 रुपये प्रति किलो तक की बढ़ोतरी करिए। और इसके पीछे दलील दी है। दलील ये दी है कि फरवरी में जब आपने तय किया था चीनी का मिनिमम सेल प्राइस 31 रुपए, उसके बाद से चीनी उत्पादन की लागत काफी ज्यादा बढ़ गई है। अभी आलम यह है कि चीनी कंपनियों को चीनी के उत्पादन में 3.5 रुपए से लेकर 5 रुपए तक का नुकसान हो रहा है। अब इस नुकसान की वजह से गन्ना किसानों को भुगतान नहीं हो रहा है। इस वजह से आप मिनिमम सेल प्राइस बढ़ाइए और ये बढ़ा करके 34.5 रुपए से लेकर 37.5 रुपए तक करिए। हर ग्रेड के हिसाब से इस मिनिमम सेल प्राइस में बढ़ोतरी करिए। जो अच्छे ग्रेड का उसका मिनिमम सेल प्राइस ज्यादा बढ़ाइए। इससे चीनी मिलों को ज्यादा पैसा आएगा तो गन्ना किसानों को भुगतान होगा। महाराष्ट्र की चिट्ठी ऐसे समय पर आई है जब इससे पहले उत्तर प्रदेश ने कहा था कि कम से कम 3 रुपए आप मिनिमम सेल प्राइस बढ़ा दीजिए। इससे पहले नीति आयोग ने कहा था कि 2 रुपए मिनिमम सेल प्राइस बढ़ा दीजिए। तो मुझे लगता है कि चीनी उत्पादन करने वाले राज्य अब इस बात पर एकमत है कि मिनिमम सेल प्राइस बढ़ना चाहिए। तो राज्य सरकार की सिफारिश को मानते हुए केंद्र सरकार जल्द इस पर फैसला ले सकती है। आपकी बात सही है लक्ष्मण, क्योंकि लिक्विडिटी क्रंच है बाजारों में। पैसे देने के लिए केन किसानों के लिए पास नहीं है, मिलों के पास। और चीनी की जो बिकवाली है वो भी पिछले 2-3 महीनों में कम हुई है, क्योंकि होटल, रेस्टोरेंट, कैफे वगैरह सब बंद है। तो काफी कंसर्न में या काफी चिंता में फिलहाल यहाँ पर मिले हैं। लेकिन लक्ष्मण, एक और सवाल आपसे, और वो ये कि जून से पहले ही मई के महीने में एक्चुअली हम FRP भी रिलीज होता हुआ यहाँ पर देखते हैं। इस बार काफी देरी हो चुकी है, हम ऑलरेडी मिड जून में हैं। तो आपको लगता है कि FRP के साथ साथ ही यहाँ पर मिनिमम सेलिंग प्राइस का इंक्रीज भी आता हुआ दिखेगा?
जी बिल्कुल, दरअसल एफआरपी को लेके वाकई जून से पहले सरकार घोषणा कर देती थी, लेकिन इस वक्त पूरा कैबिनेट और पूरी सरकार आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तैयार करने में लगी रही। इसी बीच क्या हुआ कि फूड मिनिस्ट्री और कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री जो कि इस पूरे मामले को देखती है, उसके सचिवों का तबादला हो गया। तो अब नए अधिकारी आए हैं और माहौल भी आत्मनिर्भर भारत का थोड़ा सा ठंडा पड़ रहा है। तो अब मुझे लगता है कि बहुत जल्द ये प्रस्ताव कैबिनेट के पास जाएगा कि एफआरपी को फिक्स किया जाए, और एफआरपी जैसे ही फिक्स किया जाएगा, जो कि गन्ने की खरीद की सरकारी कीमत होती है, उसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि चीनी की मिनिमम सेल प्राइस भी सरकार बढ़ा दे, क्योंकि दोनों में एक हद तक काफी नाता रिश्ता है। तो एफआरपी के साथ साथ सरकार चीनी सेल प्राइस पर भी एक फैसला ले सकती है, और यह फैसला मुझे लगता है कि अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, हो सकता है हफ्ते 2 हफ्ते के भीतर भी फैसला हो जाए। चलिए, तो हफ्ते 2 हफ्ते का इंतजार लेकिन अभी भी है यहाँ पर चीनी सेक्टर के लिए, लेकिन उसके बाद यहाँ पर बेहतर न्यूज आने की उम्मीद है। और इसी खबर के चलते जो कि लक्ष्मण ने हमें दी है, हमने देखा था ऑलरेडी चीनी के स्टॉक्स यहाँ पर रिएक्ट करते हुए नजर आए हैं। बाजार काफी पॉजिटिव है। ऑलमोस्ट सभी शुगर कंपनीज जिनसे हमने बात किया उन्हें यही लगता है कि ये खबर यहाँ पर बहुत जल्दी आ जाएगी। लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया वो पॉजिटिव खबर एक बार फिर हमारे लिए लेके आने के लिए। एक और अच्छी खबर है और वो है मॉनसून के मोर्चे पर, जहां पर अगले 48 घंटे में ये महाराष्ट्र पहुंच सकता है और इसके साथ ही बंगाल, तेलंगाना और ओडिशा में ये जल्दी दस्तक देगा। मॉनसून अपडेट के लिए अब बात करते हैं स्काईमेट के डॉक्टर जीपी शर्मा से। मिस्टर शर्मा, नमस्कार। प्रोग्रेस हमने निसर्ग और अम्फान के बाद यहाँ पर मॉनसून की ऑलमोस्ट स्टेडी ही आते हुए देखी है। अब इस वक्त जहां पर आज हम खड़े हैं, जिस तरह से जो आईएमडी यहाँ पर फोरकास्ट करता है या फिर इंफॉर्मेशन देता है, जून 1 और जून 8 के बीच में यहाँ पर करीबन 53% ज्यादा रेनफॉल अब तक हम जून में यहाँ पर देख चुके हैं। यूजुअली हम जून को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण महीना नहीं मानते, क्योंकि जुलाई अगस्त में यहाँ पर ज्यादातर बारिश होती है, लेकिन जिस तरह से अभी प्रोग्रेस है, आपको क्या लगता है आगे हफ्ता 10 दिन यहाँ पर कैसा रह सकता है? जी मनीषा, मानसून के फ्रंट पे अच्छी खबर यह है कि आने वाले दिनों में मानसून की गति में और उसकी इंटेंसिटी में तेजी आएगी। जैसा आपने बताया, शुरुआती दिन भी अच्छे रहे हैं। हालांकि पिछले 2 दिन से जो रेनफॉल है वो उसमें थोड़ी कमी जरूर आई कि उसके केवल गुजरात और पश्चिमी तट पर ही ज्यादा हावी रहा। पर आने वाले दिनों में इसी उसका मेन कारण ये है कि एक मानसून सिस्टम, बंगाल की खाड़ी का पहला मानसून सिस्टम जो है वो बन रहा है, काफी सक्रिय होगा और अगले 24 घंटों में वो और अच्छी तरह वेल मार्क लो जिसको कहते हैं उस तरह बन जाएगा। उसके कारण 2 चीजें, एक तो वो उसके कारण मानसून आएगा उड़ीसा में, बंगाल में, निकटवर्ती आप छत्तीसगढ़ तक भी कह सकते हैं, हो सकता है पार्ट बिहार तक भी। दूसरा, पश्चिमी तट पर भी, जो ऐसे आपने बताया कि महाराष्ट्र के कुछ भागों में अगर मानसून आगे बढ़ेगा तो उसी लो प्रेशर के कारण एक सर्ज बन जाती है अरबियन सी में, जिसके कारण कि इस पश्चिमी तट पर वर्षा होती है और मानसून आगे बढ़ेगा। इसी के कारण ही कोलकाता में भी, और आप उम्मीद कर सकते हैं कि इवन मुंबई में भी आने वाले दिनों में 4-5 दिन के अंदर अंदर ही मानसून के आ जाने की संभावना रहेगी। भारी बारिश होगी उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में, मैं तो कह रहा हूँ आंध्र प्रदेश और इवन अंदरूनी भाग जो तेलंगाना के है वहां भी भारी वर्षा संभावित है। जैसे गुंटूर, प्रकाशम, गोदावरी डिस्ट्रिक्ट जो है आंध्र प्रदेश के, और उड़ीसा के जैसे गंजम गजापति क्षेत्र है वहां पर भारी वर्षा देखने को मिलेगी। मिस्टर शर्मा, तेलंगाना के क्षेत्र भी जी मिस्टर शर्मा, मैं जानना चाह रही थी कि आगे, क्योंकि जो मंथ वाइज या रीजन वाइज जो फोरकास्ट निकली है उसके हिसाब से नॉर्थ वेस्ट यहाँ पर काफी बेहतर माना जा रहा है ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से बारिश का। तो जब हम कोस्टल एरियाज की बात करते हैं, यहाँ अगले कुछ दिनों में किस तरह की एक्सपेक्टेशन है? जी, कोस्टल एरिया में तो मानसून बहुत ही सक्रिय रहेगा। 2 दिन का वक्त दीजिए। पूर्वी तट पर भी और पश्चिमी तट पर भी मानसून के बहुत ज्यादा सक्रिय रहने की संभावना हो जाएगी। पूरा जो पश्चिमी तट है, आप कोंकण से लेके नीचे कर्नाटक, केरल तक के भागों में बहुत हैवी रेन होने की संभावना है। इवन मुंबई में अच्छी बारिश होने की, हैवी रेन होने की संभावना रहेगी लगभग 13-14 तारीख के आसपास और उसके बाद के दिनों में। इसी तरह पूर्वी तट पर भी, जैसे मैंने कहा, पूरे तट पर जैसे उड़ीसा से लेकर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तटीय क्षेत्रों में भारी वर्षा, और वो वर्षा इवन मैं तो कहूँगा कि शायद चेन्नई भी इसी स्पेल के कारण हल्की वर्षा की वहाँ भी संभावना रहेगी। उत्तर भारत की आपने बात करी, हालांकि उत्तर भारत में पिछले 2 सालों से बहुत अच्छा मानसून नहीं हुआ है। पंजाब जो कि एग्री बाउल है, वहाँ पे मानसून बहुत अच्छा नहीं रहा, डेफिसिट रहा रादर।
इस साल उम्मीद है कि जिस क्षेत्रों में जिनमें कि मानसून का प्रभाव अच्छा देखने को नहीं मिला पिछले 2 सालों में, जी। इस बार परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। और जो हमारा ये एग्री वाला जो बाउल है, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और निकटवर्ती क्षेत्रों में अच्छी वर्षा की संभावना जून में भी कर सकते हैं और मंथ ऑफ जुलाई और अगस्त में भी अच्छी वर्षा होने की संभावना रहेगी। यानी कि मॉनसून के फ्रंट पर यहाँ पर काफी अच्छी खबर है। शर्मा, बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। तो चाहे वो प्रोग्रेस की बात की जाए या फिर मॉनसून की इंटेंसिटी की बात की जाए, दोनों ही तरफ से यहाँ पर अच्छी खबर है। और किसानों की मदद के लिए गांवों में ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जाएंगे जिससे उनके उत्पादनों को सही कीमत मिल सके। इसके लिए देश में नए 6 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स खोलने की तैयारी है जिनकी कर्ता धर्ता महिलाएं होंगी। पूरी खबर के लिए आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़े हैं। आलोक, नमस्कार। क्या डिटेल्स हैं, क्योंकि पीछे कुछ खबरें भी आ रही थी कि जिस तरह का रिसेशन या स्लो डाउन हमने आता हुआ देखा है उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर महिलाओं पे पड़ा है और किसानों के लिए तो यहाँ पर रिफॉर्म्स हैं ही, तो क्या सरकार ने इन दोनों को जोड़ने की यहाँ पर कोशिश की है? जी हाँ, बिल्कुल। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पिछले हफ्ते ही 2 ऑर्डिनेंस पास किया है और इसे जमीनी स्तर पर उतारने की तैयारी भी शुरू हो गई है। सरकार चाहती है कि कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था तैयार हो जिसमें किसानों को उनकी उपज की सही कीमत मिल सके और उसकी मार्केटिंग हो सके और साथ ही इसको सीधे तौर पर एक्सपोर्ट करने के लिए भी बुनियादी ढांचा तैयार हो सके। इसलिए सरकार अब कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए एक बुनियादी ढांचा ग्रामीण स्तर पर तैयार करना चाहती है। जो सीएनबीसी आवाज को जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार करीब 6 लाख कॉमन सर्विस सेंटर आगामी अगले साल तक खोलेगी, यानी कि अगले साल मार्च तक लगभग हर गांव में एक कॉमन सर्विस सेंटर होगा। और मैं बता दूं कि अभी देश में करीब 3 लाख कॉमन सर्विस सेंटर काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार का इस पर फोकस है कि ये जो नए कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाएं उनकी कर्ता धर्ता महिलाएं हो, यानी कि महिलाओं के जरिए ही इन पूरे कॉमन सर्विस सेंटर का संचालन हो। अभी मैं बता दूं करीब 7,000 ऐसे कॉमन सर्विस सेंटर है जो कि विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए चल रहे हैं और सितंबर तक उम्मीद है कि करीब 50,000 ऐसे सेंटर होंगे जो इन महिलाओं के द्वारा ही पूरी तरह से चलाए जाएंगे। इन कॉमन सर्विस सेंटर पर पूरी व्यवस्था होगी, ई कॉमर्स से लेकर तमाम व्यवस्थाएं होंगी और तमाम मार्केट अपडेट्स भी मिलेंगे जिससे कि किसान अपनी उपज के लिए सही बाजार ढूंढ सके और वहां से सीधे एक्सपोर्ट भी कर सके। इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर पे जो बुनियादी फैसिलिटीज हैं वो भी चलती रहेंगी, जैसे कि पैन कार्ड बनवाना, इलेक्शन संबंधित कामकाज, डिजिटल लेन देन, बैंकिंग और पेंशन संबंधी काम भी चलते रहेंगे। लेकिन अब इन कॉमन सर्विस सेंटर का फोकस होगा कि किसानों को किस तरह से उपज को सही कीमत दिलाई जाए और उनकी सही तरीके से मार्केटिंग की जा सके। तो ये कॉमन सर्विस सेंटर पर सरकार ने एक बड़ा दांव खेला है। चलिए, काफी सारी पॉजिटिव खबरें यहाँ पर एग्रीकल्चर की तरफ से आती हुई, चाहे वो मॉनसून है या फिर सरकार की तरफ से रिफॉर्म्स हैं। लेकिन इसी पर एक लेंगे छोटा सा ब्रेक। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। जब हम लौटेंगे तो दर्शकों को करेंगे शामिल, लेंगे उनके सवालों के जवाब। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। अब वो समय है जब अपने दर्शकों को हम इस शो में शामिल करते हैं और सबसे पहले सुशील कुमार जी बैंगलोर से अब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सुशील जी नमस्कार, क्या है आपका सवाल? नमस्कार, मैं 3 लॉट बाई हुआ है गोल्ड में 47,100 पे। अभी एवरेज लॉस पे बुक कर लूं या फिर एज करके और 3 लॉट बाई करूं या क्या करूं? 4700 के लेवल पे 3 लॉट सोना इन्होंने यहाँ पर खरीदा है। ऑफकोर्स सोने में फ्राइडे को अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली है और आज भी हल्का सा प्रेशर हमने यहाँ पर बनते हुए देखा है। प्रियांक, यूएस फेड की यहाँ पर मीटिंग है, उसके पहले कुछ मुनाफा वसूली है, लेकिन अगर खरीदारी करी हो सोने में जैसे सुशील जी ने किया है, क्या करना चाहिए इन्हें? जो उन्होंने पोजीशन बनाई है वो ऊपर के लेवल्स की बनाई है। 47,100 पे उन्होंने बाई किया है। अभी रेट्स आई गेस 46,370 400 के आसपास चल रहे हैं और गिरावट देखी है हमने मार्केट्स में। और अभी मुझे लगता है कि इस तरह से रिस्पॉन्स दिखा है अक्रॉस द ग्लोब को, तो कहीं ना कहीं सेफ हेवन अपील कम हुई है, गोल्ड की अनिश्चितता कम हुई है लॉकडाउन की सब की वजह से, और एक कहीं ना कहीं एक दबाव बन रहा है स्पाइट ऑफ डॉलर वीकनेस की वजह से भी गोल्ड में सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है क्लियरली प्राइसेस में दिखाया है।
जी हाँ, ऑफ कोर्स कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर सोने में देखने को मिली है। सुशील जी, आपके लेवल से करीबन 700 रुपया यहाँ पर सोना गिरा है। इवन आज यहाँ पर आधे % की तेजी है, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़त आने वाले कुछ दिनों में दिखेगी ऐसा फिलहाल नहीं लगता। तो जी हाँ, आपको अपने जैसे जैसे सोना यहाँ पर ऊपर आएगा, जैसे हमने आज देखा है, कुछ लॉसेज यहाँ पर आपको अपने यहाँ पर बुक कर देने चाहिए। एक SMS आया है हमारे पास चेतन जी का कोटा से। ये सोयाबीन इनके पास 100 टन पड़ा है, कारोबारी हैं ये, और मनोज जी 3850 के लेवल्स पे इन्होंने सोयाबीन खरीदा है। अब जिस तरह की मुनाफा वसूली आज हमने भारतीय बाजारों में देखी है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हल्की सी गिरावट है, इन्हें क्या करना चाहिए? लेकिन मेरा मानना है कि 3700 3740 के रेंजेस में या फिर सब देखने को मिल सकता है। जी। तो अगर इनका थोड़ा सा 100 महीने का है तो सकते हैं, और अगर कर सकते हैं। मनोज जी, आपकी भी आवाज क्लियर नहीं है, आपसे भी यहाँ पर फिर से संपर्क जोड़ना चाहेंगे। लेकिन मुनाफा वसूली हमने यहाँ पर आते हुए देखी है सोयाबीन के भावों में। चार्ट्स आपके सामने डालना चाहेंगे, क्योंकि आज खाने के तेलों में हल्का सा प्रेशर देखने को मिला है। काफ़ी हद तक सरकार की को गुजारिश है इंडस्ट्री की तरफ से कि इम्पोर्ट ड्यूटीज़ यहाँ पर कम की जाए सॉफ्ट ऑयल्स के लिए भी, चाहे वो सोया तेल या सनफ्लावर तेल हो। उसके बाद तो उसका रिएक्शन भी हमने यहाँ पर प्राइसेस में आता हुआ देखा है। आपके सामने स्क्रीन पर है, सोयाबीन में करीबन 3% की गिरावट आज यहाँ पर देखने को मिली है। 3850 के लेवल्स पे आपने खरीदारी की है, लेकिन 3800 के लेवल्स फिलहाल, और कुछ और मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को मिल सकती है। नवनीत जैन जी दिल्ली से अब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। SMS है, सॉरी। नवनीत जी हमें लिखते हैं कि जिंक के 2 लॉट इन्होंने बेचे हैं 159 के लेवल्स पे। प्रियांक, इन्हें क्या करना चाहिए? लोअर लेवल्स पे उन्होंने शॉर्ट किया है भाव, ऑलमोस्ट वो 4 to 5 रुपीज आउट ऑफ द मनी है। मेरे हिसाब से 166 कर सकते हैं, बट जिस तरह से बेस मेटल्स में बाउंस बैक दिखा है, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, बट वो वहां से लोअर लेवल से एक बार फिर से सपोर्ट इमर्ज होता हुआ दिख सकता है। तो 166 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है, और डिप्स अगर आती है मे बी अराउंड 160-61 के आसपास, तो वहां पे अपना शॉर्ट पोजीशन में से एग्जिट हो जाना चाहिए। प्रियांक, यहाँ पर बाकी मेटल्स के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि जिंक में तो ऑफ कोर्स हमने मूवमेंट आते हुए देखी है, कॉपर एल्यूमिनियम में जिस तरह का सपोर्ट बनता हुआ नजर आया है, क्या ये आगे जाके भी जारी रह सकता है? डेफिनेटली लुक्स लाइक दैट कि कॉपर, निकल, एल्यूमिनियम सभी बेस मेटल काउंटर्स में हमने एक अच्छा खासा रैली लोअर लेवल से देखा है। जिस तरह से लॉकडाउन ईजिंग का सिनेरियो आया है, एंड जिस तरह से वर्ल्ड इज गेटिंग बैक टू वर्क, मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव सेंटिमेंट रहेगा बेस मेटल्स में। और ये जो रैली देखी है, फर्स्ट लेग मुझे दिख रहा है, और यहाँ से अगर मुनाफा वसूली आती है तो यहाँ पे लोअर लेवल्स पे फिर से बाइंग इमर्ज होता हुआ दिख सकता है। तो ओवरऑल बेस मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म। पर कि कुछ चुनिंदा मेटल्स में अभी भी यहाँ से जारी रह सकती है। एक और मैसेज है हमारे पास दीपक अग्रवाल जी का मालेगांव से। मनोज जी, ये आपको देखना होगा, क्योंकि कोकोडॉल में उन्होंने 5 लॉट बिकवाली करे हैं 2000 के लेवल्स पे। दीपक जी कहते हैं कि ये कारोबारी हैं, पोजिशनल कॉल इन्होंने यहाँ पर ली है, लेकिन 2000 के लेवल्स पे 5 लॉट की बिकवाली कोकोडॉल में है। क्या करना चाहिए? थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। आज ऊपरी स्तरों से एक मुनाफा वसूली देखने को मिली है, लेकिन मेरा मानना है कि 2000 के लक्ष्य आना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ 2080 से 2060 के दायरे में अगर रेट आते हैं तो वहां पे एक बार शॉर्ट की पोजीशन को एग्जिट करना चाहिए। मनोज जी, आप सोयाबीन के बारे में भी बता रहे थे, आज 3% की गिरावट है, और हमारे एक कॉलर भी थे, उस टाइम हम आपको सुन नहीं पाए, लेकिन क्या लगता है सोयाबीन में अब आगे जाके क्या करना चाहिए? सोयाबीन में मेरा मानना है कि निचले स्तरों पर फिर एक बार सपोर्ट जो है वो इमर्ज हो सकता है 3720 के आसपास। तो अगर इनका नजरिया थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है तो होल्ड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म अगर नजरिया है तो 3850 के आसपास आए तो एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। चले, यानी कि कुछ बहुत मुनाफा वसूली यहाँ पर है, और आज करीबन 3.25% की गिरावट के बाद कुछ बहुत खरीदारी निचले स्तरों पर फिर हमने यहाँ पर लौटते हुए देखी है। लेकिन इसी के साथ प्रियांक, मनोज जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और उन सभी दर्शकों को उनकी स्ट्रैटेजीज बनाने में मदद करने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए CNBC आवाज़।